हेलो, समस्त विद्यार्थी आ गए कक्षाओं में? आ गए। आप सभी लोगों को नव संवत्सर की बधाई। और आज हम चर्चा करेंगे स्नातकोत्तर कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक पर। आप सभी ने एक फिल्म देखी होगी, रेडी। उसमें एक डायलॉग था कि इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, ये सारे बैंक सुने हैं, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? तो आपने इस चूंकि 5वीं इकाई का है ये, आपने अध्ययन तो हो चुका होगा आपका, फिर भी मैं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वस्तुतः है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं, और जब विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध महायुद्ध होता है। दुनिया के समस्त देश गुटों में बट जाते हैं और गुटीय संघर्ष होता है जो कि विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। और युद्ध सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था को। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया की देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गईं, ध्वस्त हो गईं। और अर्थव्यवस्थाओं के ध्वस्त होने से देश का विनिर्माण, देश का अधोसंरचना विकास, देश का वित्तीय संतुलन पूरी तरह से असंतुलित हो गया। तब दुनिया के देशों ने महसूस किया कि भाई अब विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वो कौन से प्रयास किए जाएं जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को एक संबल प्रदान हो सके। इसके लिए चूंकि विश्व युद्ध की भीषिकाओं के चलते, आशंकाओं के चलते, दुश्चिंताओं के चलते, षड्यंत्रों के चलते एक दूसरे देश को परस्पर विश्वास नहीं था। और अविश्वास से आप जानते हैं कि जब अविश्वास दिलों में होगा तो वहां व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो होती है विश्वास। जब दुनिया के देशों में विश्वास ही नहीं था, सब आपस में लड़ रहे थे, तो व्यापार की गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो चुकी, देश की अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी। तब दुनिया के देशों ने महसूस किया विश्व युद्धों की समाप्ति के पश्चात कि भाई अब हमको आपस में चर्चा करके एक विश्वास का माहौल पैदा करें, देशी अर्थव्यवस्था को संबल प्राप्त हो, इसके लिए कुछ प्रयास होने चाहिए। तो सबसे पहले 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक बैठक हुई जिनमें विभिन्न देशों ने हिस्सा लिया और यह तय किया कि भाई जब अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, देश गहरे संकटों में हैं, इस स्थिति में फंडिंग की व्यवस्था, मतलब पैसे की व्यवस्था के लिए हम एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन खड़ा करें जो कि देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती दे सके। चर्चा हुई, 1944 से ये चर्चा शुरू हुई। 27 दिसंबर 1945 में वाशिंगटन में फिर देशों में चर्चा हुई, कई दौरों की बातचीत हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन बनाने के पूरी तरह से देश सहमत हुए। लेकिन 1 मार्च 1947 को जो संगठन निर्मित हुआ उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक इस तरह का बैंक बनाया गया इंटरनेशनल, जैसे कि नाम से जाहिर है
आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ऐसा मुद्रा कोष बनाया जाए जिनमें दुनिया के विभिन्न देश उससे ऋण ले सकें, परामर्श ले सकें, अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने यहाँ की परियोजनाओं को संचालित करने में उनकी मदद ले सकें, प्रशिक्षण ले सकें, तकनीकी मार्गदर्शन ले सकें। इन सब के ऊपर तैयार होकर दुनिया के सदस्य देशों ने वाशिंगटन में एक करार पर हस्ताक्षर किया और 1 मार्च 1947 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम का संगठन ने अपना वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ किया। यह तो है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गठन के उद्देश्य क्या थे। जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि जब विश्व युद्ध की विभीषिकाओं के चलते सदस्य देशों, दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जर्जर हो गई, ध्वस्त होने की कगार पर थी, ऐसे अविश्वास के माहौल में विश्वास पैदा किया जा सके और अर्थव्यवस्था, जो झुलसी हुई अर्थव्यवस्था है, जो ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था है, उसको संबल प्रदान किया जा सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का फैसला लिया गया। इसके जो उद्देश्य हैं वो बिल्कुल सुस्पष्ट थे, आपकी स्क्रीन पर दृष्टा हो रहे होंगे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। जैसे कि आप जानते हो, युद्ध के कारण देशों में परस्पर अविश्वास था, देश की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त थी, जर्जर थी, परियोजनाएं ठप पड़ी हुई थी, देश में विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हो चुके थे। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना, अर्थात जो सदस्य देश हैं उनमें उनकी जरूरतों के मुताबिक, उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक, उनकी मांग के आधार पर सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग प्रदान करना, अर्थात मौद्रिक माने मुद्रा के रूप में, मुद्रा का मतलब पैसे के रूप में देशों को ऋण उपलब्ध कराना। यह जो है मौद्रिक सहयोग सबसे बड़ा उद्देश्य इसका था। दूसरा जो उद्देश्य अंतर्निहित था वो था संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कहता हूं कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आप पोथियों में मत जाइए, किताबों में तो पढ़ना है, लेकिन उसमें किताब के अंदर जो अंतर्निहित भाव है, भावना है, उसको आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रटना नहीं है। देखिए, दूसरा जो उद्देश्य था वो था संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। संतुलित शब्द इसलिए है कि जब दुनिया के देश परस्पर लड़ रहे थे, कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था, जीतने वाले देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर थी, हारने वाले देश की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई थी। फिर कई राष्ट्र आपस में मित्र राष्ट्र बन गए, कई राष्ट्र आपस में मित्र राष्ट्र बन के शत्रु देशों पर हमला करने लगे। इसलिए जो व्यापार था वो व्यापार असंतुलित हो गया। किसी देश की वस्तु कोई देश नहीं खरीद रहा, किसी का आयात प्रभावित हुआ, किसी का निर्यात प्रभावित हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी सबका साथ सबका विकास। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना का दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य देखिए, विनिमय स्थायित्व, जो कि आप पहली लाइन पढ़ेंगे, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दूसरा विनिमय, विनिमय माने जो वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है उनमें स्थायित्व हो। ये ना हो कि एक ही देश की वस्तुएं अन्य देश खरीद रहे हैं और उस देश की वस्तुएं अन्य देश नहीं खरीद रहे हैं। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है प्रभावित होगा, असंतुलित होगा, विनिमय में असंतुलन होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य तीसरा था विनिमय में स्थायित्व प्रदान करना। चौथा उद्देश्य था बहुमुखी भुगतान, अर्थात देश की जो जर्जर हुई अर्थव्यवस्था है उसमें कई इस प्रकार के भुगतान थे जिनको चुकाने की क्षमता देशों को नहीं थी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आप अपने ज़हन में, अपने मनोमस्तिष्क में
एक बात पूरी तरह से बिठा लीजिएगा कि जब युद्ध होता है तो उसमें अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है, कई भुगतान जो है रुक जाते हैं। इसीलिए जो बहुमुखी भुगतान थे, कई प्रकार के भुगतान थे, ऐसे भुगतान थे, मान लीजिए कि एक देश ने दूसरे देश से मारक हथियार खरीदे। मारक हथियार माने युद्ध में हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, गोला बारूद की आवश्यकता पड़ती है। अब जिस देश के विरुद्ध में, जिस देश से हथियार खरीदे उस देश का भुगतान करना है और उसी देश के विरुद्ध में आप लड़े हैं, तो वो देश तो आपके ऊपर अपनी शर्तें लागू करेगा। भुगतान कैसे होगा? तो ऐसे भुगतान की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुनिश्चित की। पांचवा, आर्थिक सहायता। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं पुनः दोहराता हूं, जब युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। कई ऐसे कर्जे होते हैं, कई ऐसे भुगतान होते हैं जिनको चुकाने की क्षमता देशों के पास नहीं रहती है। तो ऐसे देशों को उन कर्जों को चुकाने के लिए आर्थिक सहायता देने का उपक्रम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था। असंतुलन की अवधि तथा मात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असंतुलन की अवधि और मात्रा अर्थात देशों के मध्य ये करार हुआ कि भाई जो हमारा व्यापार असंतुलन है, भुगतान असंतुलन है और वो काफी बड़ी मात्रा में पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, तो इस तरह के भुगतानों को चुकाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और सारे देश इन उद्देश्यों पर सहमत हुए और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1 मार्च 1947 से इसका जो संगठन है वो उसने कार्यभार प्रारंभ किया और सदस्य देशों को उदारता पूर्वक ऋण और कई प्रकार की सहायताएं दी गई, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं नेक्स्ट में लेता हूं इसका ढांचा, मुद्रा कोष का ढांचा और इसका प्रबंध व्यवस्था क्या है। जैसे कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक प्रशासक मंडल है। प्रशासक मंडल में सदस्य देशों के विभिन्न सदस्य देश जो हैं उनके प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं। इसका एक गवर्नर होता है, विभिन्न देशों के लोग विभिन्न प्रकार की कमेटियों के मेंबर होते हैं। इसमें एक कार्यकारी या अधिशासी निदेशक मंडल होता है। निदेशक मंडल में एक जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति निर्वहन का संचालन करता है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति होती है। यह समिति इस बात का आकलन करती है कि देश की क्या जरूरतें हैं, देश की क्या आवश्यकताएं हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति हेतु यह जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति है ये अपनी रिपोर्ट जो है कार्यकारी या अधिशासी निदेशक मंडल को सौंपती है। इसके पश्चात प्रशासक मंडल के समक्ष ये स्थिति रखी जाती है कि सदस्य देशों की ये माली हालत है, ये स्थिति है, यह उनकी मांग है, यह उनकी परियोजना है, यह उनका भुगतान असंतुलन की वास्तविक स्थिति है। कृपया इन देशों को उदारता पूर्वक ऋण देने की, आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाए। एक विकास समिति भी इसका अंग है। यह विकास समिति ये देखती है कि सदस्य देश जो अपने यहाँ विभिन्न विकासोन्मुखी परियोजनाओं को जो पूरा करना चाहती है या परियोजनाएं जो उसने अपने तय किया है कि ये परियोजनाएं हमारे देश की माली हालत को सुधार करेगी, तो ये विकास समिति के समक्ष वो प्रस्ताव जाते हैं और विकास समिति उस प्रस्ताव पर विचार करके उसके सारे तकनीकी और मौद्रिक पहलुओं पर विचार करके और सदस्य देशों को उनकी मांग के अनुपात में ऋण देने का काम करती है। इस तरह से मुद्रा कोष का यह जो ढांचा है, यह जो उसका संगठन है वह उस पर काम करता है। अब मुद्रा कोष के कार्य, जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि विश्व युद्धों की विभीषिकाओं के कारण जर्जर हुई अर्थव्यवस्थाओं को संबल प्रदान करने के लिए, असंतुलित व्यापार को संतुलित करने के उद्देश्य को लेकर इसका गठन हुआ है। अब ये मुद्रा कोष किस
कौन कौन से कार्य करता है ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्य जो उद्देश्य है, जैसे नाम से जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दुनिया के देशों ने एक बहुत बड़ा कोष बनाया है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह आर्थिक सहायता किन किन रूपों में होती है? सबसे पहले संकटकालीन सहायता। मान लीजिए किसी देश में युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तकनीकी बाध्यताओं के कारण कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अभी आप यूक्रेन में देख रहे होंगे, रसिया का विघटन हो गया, यमन में आप स्थिति देख रहे होंगे। तो ऐसे देशों में जो संकट के कारण उन देशों का पैसे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे संकटकालीन स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संकट काल की स्थिति में सदस्य देशों को उदारता पूर्वक ऋण देता है। सामयिक विनिमय में कठिनाई जब उत्पन्न हो जाती है, सामयिक विनिमय माने कभी कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विनिमय जो है अवरुद्ध हो जाता है समसामयिक कई कारणों से, उनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन देशों को सदस्यता सहायता प्रदान करता है। जो चालू भुगतान होता है, चालू भुगतान का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आज 31 मार्च है, आज हमारा अर्थशास्त्र का विद्यार्थी 31 मार्च की महत्ता को समझता होगा। मैं पूछूंगा 31 मार्च की क्या बाध्यता है, क्या समस्या है। आज भारत सरकार का वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। आज जितने लेन देन हैं वो सभी आज 5 बजे तक पूर्ण हो जाने चाहिए। 2 दिन का अवकाश था, 30 और 31 वर्किंग डे है। आप पेपर अगर पढ़ते होंगे तो जरूर पढ़िएगा। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि अखबार निरंतर पढ़िएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र एक रुका हुआ विज्ञान नहीं है। पानीपत का युद्ध जब हुआ था तो उसी दिन हुआ था, वो बदल नहीं सकता। लेकिन अर्थशास्त्र ऐसा है जो पल पल छिन छिन परिवर्तित हो रहा है। आपने आज का पेपर पढ़िएगा, फिर कल का पेपर पढ़िएगा, फिर आप सोचिएगा कि वित्तीय भुगतान क्या क्या समस्याएं उत्पन्न करता है। चालू भुगतान का संतुलन, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आज 31 मार्च है, यदि 50 करोड़ के बिल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेजरी में लगाए गए और खजाने में अगर उतना पैसा नहीं है तो वो बिलों का भुगतान नहीं होगा और सारी राशि जो है, सारा पैसा जो है लैप्स हो जाएगा। उसके लिए सरकार ये प्रयत्न करती है कि जितने देयक कोषालय में प्रस्तुत हों उतनी धनराशि कोषालय में होनी चाहिए। यही स्थिति देशों के मध्य होती है। कई ऐसे भुगतान होते हैं जिनके लिए सरकारों के पास पैसा उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे भुगतानों के लिए, जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे की थोड़ी सी कमी आ गई है, तो चालू भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो केंद्र सरकार से वो मांग करेगी कि इतना राशि हमको मुहैया कराइए ताकि भुगतान किए जा सके। इसी तरह से जो चीज केंद्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार को करेगी, वही चीज एक देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपने चालू भुगतानों का जो निरंतर रोजमर्रा के भुगतान है, अगर उनमें असंतुलन है तो उनको संतुलित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्जा लेती है। नेक्स्ट, स्थायित्व ऋण। कई इस तरह के ऋण होते हैं जो स्थायी किस्म की जो परियोजनाएं होती हैं, उनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक स्थायित्व ऋण देता है। निर्धारित अवधि के लिए एक रकम जो है सदस्य देशों को उनकी परियोजनाओं के संचालन के लिए, परियोजनाओं की पूर्ति के लिए वो स्थायित्व ऋण के रूप में राशि स्वीकृत करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अन्य कार्य में आता है ऋण तथा ऋण वचन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे मैंने आपको बताया, ऋण भी देता है और ऋण वचन माने ये होता है कि यदि आपकी परियोजना
जैसे कोई सदस्य देश एक परियोजना को प्रारूप प्रस्तुत करता है कि भाई हम ये परियोजना पूर्ण करते हैं तो हमको इतने पैसे की आवश्यकता होगी, और अगर उसको किसी देश से मशीनें मंगाना है, किसी देश से तकनीकी सामग्री का आयात करना है, तो उस देश को वह इस तरह का एक ऋण वचन पत्र देता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देगा कि अगर यह देश की ये परियोजना की पूर्ति के लिए इस मशीन की आवश्यकता है और इस चरण में, माने परियोजना का इतना चरण पूर्ण हो चुका है और मान लीजिए चौथे चरण में इनको मशीन की आवश्यकता होती है, तो हम इनको ऋण देंगे, अर्थात आप मशीनों का इनको उपलब्ध करा दीजिएगा। प्रावधिक सहायता, कभी कभी प्रावधिक आंशिक तौर पर कभी कोई इस तरह की आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या कोई भी प्राकृतिक इस तरह की आपदा आ जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें अल्पकालीन ऋण भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण देने के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कार्य जो आज के टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो है प्रशिक्षण कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष महज ऋण देने की संस्था नहीं है। ऋण देना तो उसके लिए तो उसका स्वोद्देश्य है, उसका गठन ही इसलिए हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ वह सदस्य देशों को विभिन्न परियोजनाओं पर काम किस तरह से सुव्यवस्थित चल सके, परिणाम मूलक हो सके, उसका यथेष्ट लाभ उस देश को प्राप्त हो सके, इसलिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उन देशों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो कि वह परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक महत्वपूर्ण कार्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। मैं पुनः बात करता हूं कि हमारा अर्थशास्त्र का विद्यार्थी से मैं हमेशा एक अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अखबार जरूर पढ़िएगा। आपने अगर अखबार पढ़ा होगा कल के प्रत्येक पेपर में मौसम चक्र के बदलाव के ऊपर काफी चर्चा हुई। जो मानसून 15 जून से आने वाला है, उस मानसून की तिथि 20 जून या 25 जून निर्धारित की जा रही है। बेमौसम बरसात हो रही है। जैसे वो आता ना गर्मी में क्या, सर्दी में गर्मी का एहसास, अभी गर्मी में भी सर्दी का एहसास दिखा के गई है हमारा मौसम। तो ये प्रकृति है, प्रकृति संतुलित होगी पर्यावरण से। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते या पर्यावरण संकट को देखते हुए उसको संतुलित करने की दृष्टि से भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है। देखिए, भारत में या दुनिया के देशों में ज्यों-ज्यों हरियाली खत्म हो रही है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, त्यों-त्यों आपका पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। इसके कारण यह जो प्रकृति का असंतुलन आप देख रहे हो, अन्नदाता पूरी तरह से इस समय परेशान है, हैरान है। सारी फसलें जो है बेमौसम बरसात से तबाह हो गई हैं। इस पर्यावरण बना रहे, इसके प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने विभिन्न मंचों के माध्यम से, विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से करता रहता है। एक महत्वपूर्ण काम इसका है जो मैं चर्चा करूंगा अगर अपने को समय मिलता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, उसके साथ ही विश्व बैंक की भी स्थापना हुई। विश्व बैंक के कमोबेश वही कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य हैं, थोड़े बहुत उद्देश्यों में फर्क है, लेकिन विश्व बैंक से सहयोग स्थापित करने, माने दोनों संस्थाएं चूंकि एक ही किस्म का कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देशों को की वित्तीय समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करना इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समय समय पर विश्व बैंक से भी सहयोग स्थापित करने का काम करता है। विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी सलाह। देखिए, आप ये सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक संतुलन बना रहे, उस पर एक नियंत्रण बना रहे। ऐसा ना हो कि एक देश खरीदता रह जाए और दूसरा देश सिर्फ बेचता रह जाए। तो अगर सिर्फ बेचेगा तो उसको ही आय प्राप्त होगी और जो खरीदेगा उसकी धन जो है उस देश को भुगतान होगा। इसमें विनिमय असंतुलन पैदा होगा।
तो विदेशी विनिमय में नियंत्रण रखा जाए, इस तरह का काम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है। संरचनात्मक समायोजन सुविधा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समायोजन आपने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेम में, आपने एक समाशोधन गृह बैंक के कार्य में पढ़ा होगा। हमारे यहाँ के बैंक का जो कार्य है उसमें बैंक समाशोधन गृह का कार्य भी करता है, अर्थात एक दूसरे के भुगतान के साथ संतुलन बिठाने का काम भी बैंक करता है। यही काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, जो कि संरचनात्मक यानी विभिन्न परियोजनाओं को दिए जाने वाले ऋणों के भुगतान का पारस्परिक समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का काम या सुविधा देने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। मुद्रा कोष, ये मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्य और कार्यों पर चर्चा की। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई जिज्ञासा है, कोई संवाद हो, कोई चर्चा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में चर्चा करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संदर्भित कोई भी प्रश्न हमारा विद्यार्थी मुझसे पूछ सकता है। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। आप में से कोई भी विद्यार्थी को अगर कोई प्रश्न लगता है तो मुझसे पूछिएगा। कोई भी विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके ज़हन में है तो मुझसे पूछिएगा, नहीं तो मैं पूछता हूं। फिर कितने बजे टाइम कितना कितना बताओ। हेलो सर, एनएमबी होशंगाबाद। हाँ, होशंगाबाद, जी हाँ, एनएमबी। यस सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। कहाँ? होशंगाबाद एनएमबी कॉलेज से? जी सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ, यदि कोई गवर्नमेंट आईएमएफ से ऋण लेती है और वो सर ऋण चुकाने में असक्षम रहती है, थोड़ा तेज करना। तो सर कैसे, मतलब बैंक क्या निर्णय लेगी फिर उसके लिए? थोड़ा माइक को पास रखो बेटा, पास रखो माइक को। जी हाँ। जी सर। हम्म। सर यदि एमपी गवर्नमेंट या जो भी अपनी भारत सरकार आईएमएफ से ऋण लेना चाहती है और ले भी लिया उसने ऋण और उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, तो सर उसके प्रति फिर बैंक क्या कार्रवाई करती है, कैसे निर्णय लेती है? बड़ा बढ़िया प्रश्न किया। ये तो देखो वैसे ही बात है। आप होशंगाबाद से बोल रही हो, मैं गर्ल्स कॉलेज में ही हूँ होशंगाबाद में। सुनो, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऋण लेना, ऋण बैंक तो ऋण दे देता है, अब ऋण को चुकाना संबंधित की जिम्मेवारी होती है। तो जो ऋण लेता है, ऋण देता है, वो चुकाने के तमाम तरह के कागजातों पर हस्ताक्षर करता है। जो ऋण दिए जाते हैं तो उसके लिए तमाम तरह की प्रतिभूतियां, जैसे सरकारें जो ऋण लेती हैं, तो सरकार एक व्यक्ति नहीं है, सरकार है, तो तमाम तरह की प्रतिभूतियां वो बैंक को अधिकृत करती हैं और बैंक उनको समय समय पर ये बताता है, सुनो ना, कि अगर आपने ऋण नहीं चुकाया तो इन प्रतिभूतियों के आधार पर हम आपसे ऋण वसूल करेंगे। ऐसे कई प्रकार के ऋण होते हैं, लेकिन कई ऐसे ऋण होते हैं जो बहुत संकटकालीन स्थिति में लिए जाते हैं। और अगर बैंक ये देखता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूं, कि वास्तव में जिसने ऋण लिया है उसके चुकाने की मंशा खराब नहीं है, लेकिन प्रकृति इस तरह की है कि वो ऋण तो वो उसको स्थगित कर सकती है, रोक सकती है। आपने अगर आज का पेपर पढ़ा होगा, है ना, अपने यहाँ नर्मदा जी की बाढ़ आई थी बहुत साल पहले 74 में, तो कई प्रकार की वसूलियां स्थगित हुई थी। अभी भी बेमौसम बरसात के कारण किसानों का उत्पादन प्रभावित हुआ, फसलें तबाह हो गई। आज ही आपने पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा 1 साल तक बिजली बिल जो है
पूरी तरह से स्थगित किए जाते हैं, ऋण पूरी तरह से स्थगित किए जाते हैं। इस तरह की मानवीय संवेदनाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी रखता है। क्योंकि देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन ही इसलिए हुआ है कि जो युद्ध की विभीषिकाओं के कारण अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई हैं, नागरिक बदहाल हैं, ऐसे देशों का पुनर्निर्माण हो सके। अगर ऐसे कोई ऋण होते हैं तो उनको अवधि भी बढ़ाई जा सकती है, उनको समय भी दिया जा सकता है, लेकिन ऋण तो जो लिया है वो चुकाना ही पड़ता है। ठीक है ना? चलिए, और कोई? ओके, अच्छा लगा? होशंगाबाद से प्रश्न आया तो अच्छा लगा। और कोई होशंगाबाद से? गर्ल्स कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है कोई? चलिए, अब मैं, देखिए क्या है कि दोनों, एक, अब मैं आगे बात करूंगा आपसे विश्व बैंक। विश्व बैंक, हाँ, ये कापियों पे थोड़ा लिख लिया करो, लिखो। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। चलिए, लिख लिया? चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं अपने विद्यार्थियों से एक ही बात करता हूं कि पढ़िए 1 गुना, पढ़ने का असर होता है 1 गुना, सोचने का असर होता है 10 गुना, लेकिन मनन करने का असर होता है 100 गुना। अगर आप चिंतन करोगे, आप जो प्रश्न, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अर्थशास्त्र में आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसमें उसका उत्तर अंतर्निहित होता है। ये हिंदी नहीं है कि कूलन में, केलल में, कुंजन में, कछारण में बसंत दिगंत है, इसका अर्थ ढूंढते फिरोगे आप। लेकिन अर्थशास्त्र ऐसा है कि उसकी नामावली में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। ये जो मैं बैंक की चर्चा कर रहा हूं, यह है विश्व बैंक। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। देखिए, पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दो चीजें अंतर्निहित हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए वर्ल्ड बैंक से आप क्या समझते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। मैं पुनः आता हूं विश्व युद्धों की तरफ। दो विश्व युद्धों की विभीषिकाओं के कारण दुनिया के समस्त देशों की झुलसी हुई अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए और नष्ट हो चुके देश के प्रतिष्ठानों की पुनर्स्थापना के लिए और उन देशों के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से खड़ी की जाने वाली अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना भी हुई। क्योंकि दुनिया के देशों ने ये कहा कि भाई, हम तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे हम पुनर्गठित करें, कैसे हम अपने देश के नागरिकों की माली हालत में सुधार करें, किस तरह से हम अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करें। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैंक और बनाया गया जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अर्थात विश्व बैंक। लिख लिया? अब सुनिएगा, इसके उद्देश्य क्या थे? पुनर्निर्माण और विकास। जैसे मैंने कहा ना, नाम में भी अंतर्निहित है उसका उत्तर, पुनर्निर्माण और विकास। कितनी बढ़िया बात है। पुनर्निर्माण यानी जो चीजें ध्वस्त हो चुकी थी, जो प्रतिष्ठान नष्ट हो चुके थे, जो इमारतें पूरी तरह से उनके ढांचे गिर चुके थे, खंडर हो गई इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए और ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह बैंक का गठन हुआ। और इस बैंक के गठन का जो उद्देश्य था वो था इन देशों को उदारता पूर्वक मौद्रिक सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट, पूंजी का विनियोजन। देखिए, मैंने आपसे एक बात हमेशा कही, अभी मैं आपको एक दिन लघु एवं कुटीर उद्योग पढ़ा रहा था, शायद सेकंड सेम में। आपने देखा, मैंने हमेशा एक बात कहता था हूं कि आपके पास अर्थशास्त्र के सारे प्रश्नों का उत्तर है।
सिर्फ आप उसको ध्यान से सुनो। अब पूंजी विनियोजन, देखिए पूंजी माने क्या होता है? पूंजी माने पैसा। लेकिन अर्थशास्त्र में एक वो है ना कोटेशन कि समस्त पूंजी धन होती है, लेकिन समस्त धन पूंजी नहीं होता। मैं प्रश्न पूछूंगा कि समस्त धन पूंजी क्यों नहीं होता? धन का वह भाग जिससे हम और अधिक धन कमाने की चेष्टा करते हैं, उस भाग को हम पूंजी कहते हैं। ठीक है ना? पूंजी। तो आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में 100 लोग कहते हैं 125 करोड़ आबादी। हमारे यहां हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि भारत में सारी परेशानियों के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आपसे कहता हूं कि हमारी ये समस्या है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर हमको एक पेट दिया है तो 2 हाथ दिए हैं, लेकिन हजारों काम बाकी है और हजारों हाथों को काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहां श्रम तो है लेकिन पूंजी नहीं है। तो ऐसे देशों के पास जहां पर श्रम शक्ति अधिक है, लेकिन श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, विनियोग के लिए आवश्यक पूंजी न्यूनतम है, ऐसे देशों में पूंजी विनियोजन का कार्य वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक करेगा, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को वित्त पोषित करेगा। हमारे देश में भी कई परियोजनाएं ऐसी चल रही हैं जिस पे आप लिखते होंगे, देखा होगा, विश्व बैंक के सहयोग से। ये नेक्स्ट, भुगतान संतुलन। दुनिया के देशों में सबसे बड़ी समस्या है भुगतान संतुलन। देखिए, जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था है, हमारे आपके जो मतलब अब मेरे तो ठीक है, मैं खुद ही कमा रहा हूं, आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनसे देखिएगा। है, आप 29 तारीख को मांग करोगे कि हमको 3000 रुपए फीस भरना है, वो कहते बेटा 1 दिन रुक जाओ, 2 तारीख को भर देना। तुम कहते हो नहीं, वो तो 25 तारीख लास्ट डेट थी, वो भरना ही है। इस तरह की समस्याएं आती है ना, 25 तारीख लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। तो भुगतान असंतुलन, ऐसा नहीं है पैसे की कमी है, यह है कि उस समय उतना पैसा उपलब्ध नहीं है। जो हमारे घर में स्थिति होती है, जो हमारे घर में पैसे की स्थिति होती है, वही सरकार के पास होती है। आप पढ़ लीजिएगा राजस्व, निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त। निजी वित्त छुपा रहता है, हम भी कर्जा लेते हैं, हम कर्जा लेते हैं तो चर्चा नहीं करते, भारत सरकार कर्जा लेती है तो अखबारों में आता है। ठीक है ना? तो बात वही है। लेकिन तो भुगतान संतुलन माने आयात अधिक है, निर्यात कम है, हमारे देश से वस्तुएं कम बिक रही हैं, दुनिया के देश से हम वस्तुएं ज्यादा खरीद रहे हैं, उनको हमको विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से भुगतान असंतुलन हो जाता है। भुगतान असंतुलन को संतुलित करने के लिए, जैसे हम कभी कभी शादी विवाह त्योहार पर्व के अवसर पर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से बैंक से कर्जा लेते हैं, सेम वही चीज देश की है। देश भी वर्ल्ड बैंक से अपने भुगतान को संतुलित करने के लिए पैसा लेता है कि जमा नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट, पूंजी की व्यवस्था। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा, पूंजी विनियोजन का काम भी करता है। पूंजी विनियोजन का अर्थ है पर्टिकुलर किसी परियोजना में पूंजी को लगाना। पहले एक डेनिडा परियोजना चला करती थी बहुत साल पहले। इस तरह की कोई परियोजना है सार्वजनिक हित की, उस तरह की में परियोजना। लेकिन अगर देश को वित्तीय पूंजी की आवश्यकता है, नगद धनराशि की आवश्यकता है कि भाई हमको नगद धनराशि दो, हम ये परियोजना स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, भोपाल को, इंदौर को, सीहोर को, ठीक है ना, होशंगाबाद को, तो उसके लिए परियोजना हमारी ये है, इस पर हमको इतना राशि चाहिए, तो वह पूंजी भी बैंक जो है आपको देती है। आपने देखा होगा आपके होशंगाबाद में जगह जगह जायलो वो लगे हुए हैं, गेहूं उत्पादन का संरक्षण उसके अंतर्गत हो रहा है। यह भी हमको विदेशी सहायता से सामग्री प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, शांतिकालीन अर्थव्यवस्था। व्यापार और किसी भी देश की, चाहे हमारे घर की स्थिति हो चाहे देश की स्थिति हो, शांतिकालीन अर्थव्यवस्था बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि जब शांति होगी, आप देखेंगे मध्य प्रदेश को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मध्य प्रदेश को, मैं कई राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमाएं छूती हैं। भारत का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, लेकिन यहां बड़े पैमाने पर विनियोग हो रहा है। मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, वो आज विकसित राज्य की श्रेणी में आ रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे यहां जो अर्थव्यवस्था है, जो राजनीतिक शुचिता है, जो सामाजिक माहौल है,
वो शांतिपूर्ण है। दुनिया का कोई भी व्यापारी, देश का कोई भी उद्योगपति उस जगह विनियोग करना पसंद करेगा जहां शांति होती है, जहां सद्भाव होता है। जैसे टाटा ने नैनो परियोजना सिंगूर कलकत्ता में से गुजरात ले आए थे। तत्कालीन परिस्थितियां समसामयिक हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। यही स्थिति जो प्रदेश की होती है वही स्थिति देश की होती है। देश में शांतिकालीन अर्थव्यवस्था यानी भुगतान असंतुलन ना हो, व्यापक पैमाने पर वित्तीय असंतुलन ना हो, ऐसी स्थिति को निर्मित करने के लिए विश्व बैंक सहायता देती है। मैं आपसे एक बात पुनः करता हूं, एक आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, चिंता और चिता में एक बिंदु का अंतर होता है। अगर चिंता है, चाहे देश में हो, चाहे समाज में हो, चाहे प्रदेश में हो, तो अशांति स्वाभाविक है, क्योंकि चिंता से ही कड़वाहट बढ़ती है, चिंता से ही चढ़चढ़ाहट बढ़ती है, चिंता से ही क्रंदन होता है, और जहां क्रंदन होगा वहां शांति नहीं होगी, और जहां शांति होगी वहीं सृजन होगा। इसीलिए शांतिकालीन अर्थव्यवस्था हो, वित्तीय संतुलन बना रखा जाए, इस तरह का उद्देश्य भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक का संगठन आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि सामान्यतः मुद्रा कोष का है या किसी भी प्रतिष्ठान का होता है। उसमें एक प्रशासक मंडल है, दुनिया के सदस्य देशों के चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं वह बारी बारी से इस प्रशासक मंडल के सदस्य होते हैं। इसका एक प्रशासकीय संचालक मंडल होता है, यानी जो कि कार्यकारी परिषद जिसको हम बोलते हैं। एक सलाहकार परिषद होती है। सलाहकार परिषद इसलिए होती है, इसमें विभिन्न देशों के चुनिंदा अर्थशास्त्री, विभिन्न देशों के चुनिंदा अपने अपने क्षेत्र के माहिर व्यक्ति इसके मेंबर होते हैं। जो सलाहकार परिषद परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है, उसका आकलन करती है, उसकी गुणवत्ता को परखती है, संचालक मंडल को सलाह प्रदान करती है। उस आधार पर संचालक मंडल विचार विमर्श करके सदस्य देश को ऋण उपलब्ध कराता है। एक महत्वपूर्ण समिति इसका होती है, वो है ऋण समितियां। देखिए, ऋण समिति का गठन ही इसलिए किया गया कि ज्यादा समय, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एकल खिड़की व्यवस्था, कि सीधा व्यक्ति जाए, ज्यादा उसको घूमना ना पड़े इधर उधर। इसी तरह से सदस्य देशों को भी अपने ऋण संबंधी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न सीढ़ियां न चढ़ने पड़े, विभिन्न दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए ऋण समितियां सीधी है। उनके पास आप वो देश जाएंगे, अपनी स्थिति रखेंगे, और ऋण समितियां उस पर विचार विमर्श करके उसके गुण दोष के आधार पर ऋण राशि स्वीकृत करती है। विशिष्ट उद्देश्यों के निर्मित विभिन्न समितियां महत्वपूर्ण हैं। दुनिया के कई देशों में कई प्रकार की समस्याएं हैं। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि अपने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? दो समस्याएं मार्च के महीने में सबसे ज्यादा देखी गई, फरवरी और मार्च में। पूछूंगा, मैं बता देता हूं, लेकिन पूछूंगा जरूर। स्वाइन फ्लू बहुत छोट एकदम से चला। दूसरा, असमय बरसात, खड़ी हुई फसलें, बिल्कुल अन्नदाता प्रसन्न था, आज सबसे ज्यादा दुखी है। इस तरह के विशिष्ट उद्देश्य, जैसे पोलियो पे मुक्त है भारत इस समय, लेकिन वो एक दिन का काम नहीं था। पोलियो एक दिन में खत्म नहीं हुआ। पोलियो, इसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम चलाए गए। इस परियोजना पर भी विश्व बैंक द्वारा इस तरह की, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस तरह के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। विशिष्ट उद्देश्य में ये नहीं हो सकता कि भारतीय क्रिकेट टीम को हमको फिर से वर्ल्ड कप खिलाना है, उसके लिए ऋण दे दो साहब, ये नहीं हो सकता। कोई विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण हमारे नौजवान विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम चलाया जाए। जैसे एक कार्यक्रम अभी आपने उसमें रुचि ले रहे होंगे, कौशल विकास। मैंने आपसे फिर कहा कि हजारों काम बाकी हैं और हजारों हाथों को काम नहीं है। इन हजारों हाथों को काम मिलेगा जब विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आप में विशिष्ट कौशल का प्रादुर्भाव होगा। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति में प्रतिभा अंतर्निहित है। इसी तरह से देश जो है अपनी एक परियोजना बनाता है कि यह परियोजना इस विशिष्ट उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए है। इसके लिए भी विभिन्न प्रकार की समितियां जो है वो देखती है। विश्व बैंक के अन्य कार्य है, जैसे कि नाम से जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य ऋण देना, सीधी सी बात। जो बैंक है तो बैंक दो ही काम करता है, ऋण देता है और ब्याज लेता है।
ठीक है ना। अब ब्याज लेता है तो ब्याज बोलेंगे तो एकदम से वैसा लगेगा। मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं, बैंक केवल मुद्रा व्यापारी नहीं बल्कि मुद्रा निर्माता भी हैं। विवेचना कीजिए, इसमें आपको लिखना है साख निर्माण। साख, साख माने होती इज्जत। अब बैंक कैसे इज्जत का निर्माण करता है? अरे जब बैंक आपको ऋण देगा तो वो आपकी इज्जत ही तो कर रहा है, ऐसे किसी को कैसे दे देगा, है ना। तो बैंक का मुख्य कार्य है ऋण देना। विश्व बैंक की ऋण देने की कार्यप्रणाली है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पूर्व में ही कहा कि बैंक साख का नियमन भी करता है। बैंक इसलिए नहीं ऋण देता है कि देश का राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री या देश की सरकार ऋण ले रहे हैं पुलों के निर्माण के लिए, ऋण ले रहे हैं नर्मदा घाटी के उत्थान के लिए, ऋण ले रहे हैं नर्मदा के जल को संरक्षण करने के लिए, और उसका उपयोग अन्यत्र हो रहा है, तो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उसकी एक कार्यप्रणाली है। ऋण की एक सीमा भी निर्मित होती है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने किसी एक व्यक्ति से ऋण लिया, भैया हमारी फसल खराब हो गई, बीज लेना है, खाद लेना है, हम फसल पे चुका देंगे। उस ऋण दे दिया, अब वो फसल भी आ गई, दूसरी फसल भी आ गई, तीसरी भी आ गई, ऋण चुकाए नहीं, तो ऐसी स्थिति में फिर वो बना कर देगा साहूकार, तो है ना। इसीलिए हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, तो पढ़ते थे, अब तो उतनी नहीं है, कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में रहता है, ऋण में ही मर जाता है ना। तो ऋण की भी एक सीमा है। महत्वपूर्ण है बैंक का ये काम, गारंटी देना। बैंक गारंटी देता है कि यदि संबंधित देश की उक्त परियोजना अपने इतने चरणों को पूर्ण कर लेती है, अर्थात आप जानते हो अगर किसी देश ने एक परियोजना बनाई तो आप जानते हो कि उत्पादन के लिए, परियोजना का मतलब है निर्माण, किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर करना है तो उसमें 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपसे पूछूंगा, याद रखना, 5 चीज होते हैं। उत्पादन के 5 अंग हैं, बताएगा कोई? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। सदस्य देश यदि इन 5 शर्तों की प्रतिपूर्ति करता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, मध्य प्रदेश में कई प्रकार के विनियोग साइन हुए हैं, करार हुए हैं। कई अंबानी आए, टाटा आए, बिरला आए, दुनिया भर के व्यापारी, उद्योगपति आए, उन्होंने करार किया। लेकिन करार के साथ उनके पास ये भी कि भाई हम यहाँ पर ये परियोजना लगाना चाहते हैं, हमारे लिए इतनी जमीन की आवश्यकता है, अगर हम जमीन मुहैया नहीं करा पाए तो वो परियोजना नहीं लगाएंगे। इसी तरह से सदस्य देश होते हैं। सदस्य देश ने कहा कोई भी देश अगर ये परियोजना देता है तो बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक सशर्त गारंटी देता है कि यदि इन्होंने समस्त शर्तों की प्रतिपूर्ति ये करते हैं, अपने वचन पे खरा उतरते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि इनकी परियोजना की प्रतिपूर्ति के लिए हम इनको ऋण देंगे। आंशिक जोखिम गारंटी, बैंक इस बात की भी गारंटी देता है कि मान लो खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है तो बैंक कभी कोई परियोजना अत्यधिक जोखिम में आ जाती है, हानि हो जाती है, उसकी भी गारंटी विश्व बैंक देता है। आंशिक साख गारंटी, आंशिक साख गारंटी का आशय ये है, साख जैसे मैंने बताया कि साख माने बैंक यह करार करता है कि यदि यह देश इस परियोजना को पूरी लगन, निष्ठा और तन्मयता के साथ पूर्ण करता है और इसके कभी इसको कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम गारंटी देते हैं कि परियोजना की प्रतिपूर्ति के लिए हम इतना पैसा, नीति आधारित गारंटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नीति आधारित। देखिए विकसित देशों ने कई इस तरह के प्रावधान कर रखे हैं, कई इस तरह के प्रावधान कर रखे हैं कि अब आप बताएं ना, जैसे कि गैस पर सिकी हुई रोटी है और चूल्हे पे सिकी हुई रोटी है। अगर गैस पे सिकी हुई रोटी को पॉलीथीन में बंद करके तमाम तरह के उस पे ऊपर ट्रेडमार्क लगा के, तब तो विकसित देश उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन वो देखेंगे कि अरे राख में ये राख लगी हुई है, रोटी चूल्हे पे सिकी हुई है, इसमें तो गुणवत्ता नहीं है। अब वो ये नहीं जानते कि सबसे ज्यादा गुणवत्ता उसी में है, जो चूल्हे की रोटी है, सबसे ज्यादा गुणवत्ता उसी में है। लेकिन चूंकि विकसित देश है,
जिनके पास उत्पत्ति के साधनों पर जिनका एकाधिकार है, तो वो अपने कई ढंग से जो है नीतियां बनाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। भारत के मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको गर्व होना चाहिए। भारत में जो खादी का वस्त्र है, खादी, वह सबसे ज्यादा पर्यावरण सुरक्षित वस्त्र है। मैंने खादी ग्रामोद्योग में पीएचडी की है। कई देशों की ये वो आए हैं आकलन कि जो खादी का वस्त्र है वो पर्यावरण के पूर्णतः अनुकूल है। अभी आपको डिग्री मिलेगी, सुनिए सुनिए सुनिए, डिग्री मिलेगी आपको। आप देखिए, आपको डिग्री जो है ना वह हाथ कागज पे मिलेगी, हाथ कागज पे। वो कागज मशीन से नहीं बनाया गया, वो कागज जो है हैंडमेड है, हाथ से बनाया गया, लुगदी से बनाया गया, पर्यावरण के पूर्णतः अनुकूल है। तो वर्ल्ड बैंक, यह भी वर्ल्ड बैंक का देखिए उद्देश्य ये है कि पुनर्निर्माण और विकास। वर्ल्ड बैंक अगर ये देखता है कि जो छोटे देश हैं, जो कमजोर देश हैं, जो अर्थव्यवस्था से जर्जर देश हैं, उन देशों को भी निर्यात का फायदा मिले, उन देशों की वस्तुएं विदेशों में बिकें, इसके लिए नीति आधारित गारंटी भी देता है कि भाई इस परियोजना से निर्मित होने वाली यह वस्तु पर्यावरण के या विश्व मानक के आधार पर पूर्णतः सही है। इतनी बात कह के मेरा टाइम बता रहे हैं सर, टाइम जो है खत्म हो रहा है। हाँ, फिर मिलेंगे। चलिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव संवत्सर की सबको बधाइयां, है ना। अच्छी तरह परीक्षा दे, शायद 16 मार्च से परीक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू होंगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।